हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 11th चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ाया था कि जीव विज्ञान क्या है, बेसिक चीज़ें बताई थी और जीवधारियों के लक्षण में 2 पॉइंट लिखवाए थे। कौन कौन से वो पॉइंट थे? पहला था वृद्धि और दूसरा था जनन। तो इन 2 चीज़ों को आप पढ़ चुके हो, वृद्धि और जनन को। उसी के अंतर्गत ये तीसरा लक्षण है जिसको उपापचय बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो इसे पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपने देखा था वृद्धि और जनन में कि ये दोनों ही विशिष्ट लक्षण नहीं थे। क्या था? विशिष्ट लक्षण नहीं थे, है ना? क्योंकि जो वृद्धि हो रही थी वो पर्वत में, रेत के टीले में भी वृद्धि हो रही थी, इसलिए हमने कह दिया कि उसमें ये एक विशिष्ट लक्षण नहीं। जनन में भी हमने खच्चर, बंद मनुष्य, बंद मधुमक्खी, है ना, तो इन चीज़ों को पढ़ा था। तो इससे क्लियर हो गया था कि ये जो विशिष्ट लक्षण, अच्छा कल हमने बताया भी था कि विशिष्ट लक्षण क्या है। वे लक्षण जो सजीवों में पाए जाए, वे लक्षण जो सिर्फ सजीवों में पाए जाए, निर्जीवों में ना पाए जाए, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपापचय, ये क्लियर हो गया। तो विशिष्ट लक्षण वे लक्षण हैं जो सिर्फ सजीवों में पाए जाएं, विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, और जो निर्जीवों में विशिष्ट लक्षण नहीं पाए जाते। तो इतना क्लियर है। तो ये दोनों क्या थे? विशिष्ट लक्षण दोनों ही नहीं थे। अब ये तीसरा पॉइंट है उपापचय। उपापचय का मतलब समझ लो। पहले हम इसकी जो परिभाषा है वो समझ लेते हैं। लिखा है जीवित जीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जो सजीव होगा उसके शरीर में जो हम श्वसन करते हैं, भोजन जो करते हैं, उसका जो पाचन होता है, ये सारा जो प्रोसेस है वो उपापचय के अंतर्गत आता है। तो उपापचय आप समझ गए कि जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं भोजन को पचाने के लिए, उत्सर्जन, श्वसन, निष्कर्षण, बहिक्षेपण, तो ये सारी प्रक्रिया आपने डाइजेस्टिव सिस्टम हमने हाई स्कूल में पढ़ाया है, वहाँ पे आपको समझ में उपापचय आया होगा। तो वहाँ से अब ये फर्स्ट ईयर की क्लास है। तो उपापचय, तो देखो ये क्या निर्जीवों में संभव है? नहीं है। इसका मतलब कि उपापचय क्वेश्चन पूछता है तो ये क्या है? एक विशिष्ट लक्षण। क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। किसका? जीवधारियों का। तो उपापचय आपको पता हो गया। तो ये लक्षण लिखने के लिए आते हैं कि जीवधारियों के लक्षण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो लक्षण आपने 2 पढ़े हैं, वृद्धि, जनन, तीसरा उपापचय। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि जीवित जीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं, और उपापचय सिर्फ सजीवों में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उपापचय है वो एक विशिष्ट लक्षण है जीवधारियों का। क्लियर हो गया। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है, चौथा नंबर है, वो है संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। देखो इधर क्या लिखा है, संवेदनशीलता। ये जीवधारियों का अगला लक्षण है, संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। कल हमने इसकी बात भी की थी। तो अच्छा गैस करो कि संवेदनशीलता क्या? संवेदना, है ना? जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, कोई आवाज लगाए तो हम सुन लेते हैं, ये क्या है? संवेदनशीलता है। कोई पिन चुभती है, कोई कांटा चुभता है तो हमको पता चल जाता है, ये क्या है? संवेदनशील होते हैं। तो सजीव क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। आप मान लीजिए ये बोर्ड है, इसको हम कितना भी पीटें लेकिन इसमें कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव है। अनुकूलता, हम क्या करते हैं? अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसी को संवेदनशीलता एवं अनुकूलता, मतलब कि सिर्फ जीवधारी ही एक ऐसा प्राणी है
जिसमें संवेदनशीलता और अनुकूलता का गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता हमने बता दिया, कोई पिन चुभती है तो हमें पता चल जाता है, मतलब संवेदना उत्पन्न होती है। तो ये सब क्या है? अनुकूलन, मतलब कि हम बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कल एक लिखवाया था, तो संवेदनशीलता हो गया और अनुकूलता हो गया। तो अब इतना क्लियर हो गया। सेंसिटिविटी एंड एडॉप्टिबिलिटी इसको बोलते हैं। इसको हम किस तरह लिखेंगे? तो आप कह सकते हो कि हमारे आसपास भौतिक एवं रासायनिक तथा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता एवं अनुकूलन सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। समझ में आया? एक बार फिर सुन लो। हमारे आसपास मतलब कि जो ये नेचर है, जो हमें दिख रहा है, इसमें होने वाले भौतिक, फिजिकल और केमिकल जो जैविक पर्यावरण में जो उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन का मतलब समझ रहे हो, जो हमें आभास होता है वही क्या है? उद्दीपन है। उद्दीपन के प्रति संवेदनशील रहें, मतलब कि पिन चुभते ही हम हट जाएं, तो संवेदनशील हो गया। और अनुकूल बने। अनुकूल का मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर ले। कल हमने बताया भी था कि साइंस कहता है कि इस प्रकृति में वही जीवित रहता है जो वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, वही क्या है? अनुकूलन है। तो इतना आप संवेदनशीलता और अनुकूलता में लिख सकते हो। तो इसके आगे थोड़ा और समझ लेते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक जंतु एवं पौधे सभी पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। शुरू से देखते हैं कि संवेदनशीलता और अनुकूलता को कैसे लिखेंगे। अपने आसपास के भौतिक तथा रासायनिक तथा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता एवं अनुकूलन सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक तक जंतु तथा पौधों के सभी पर्यावरण संकेतों के प्रति अनुकूलन या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कुछ जीव अनुकूल वातावरण आने पर ही जनन करते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ जीव जो हैं वो अनुकूल वातावरण आने पर ही जनन करते हैं। मौसम उनका जब सीजन आता है तो वो अनुकूलन क्या करते हैं? अपने आप को परिवर्तित करते हैं और रिप्रोडक्शंस करते हैं, जनन करते हैं। जैसे देखो, अब इस समय धान का सीजन है, तो ये पौधे हैं, तो इनका सीजन है, बारिश का सीजन है। अगर हम बारिश की समय गेहूं लगा दें तो गेहूं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि वो उस वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं है, इसलिए वो नष्ट हो जाएंगे, ज़्यादा पानी लग जाएगा। इस तरह बारिश के महीने में अगर हम लगा दें तो हर पौधे का, उसी तरह हर जीवों का एक सीजन होता है और उस प्रकार से वे रिप्रोडक्शंस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो अब देखते हैं 5वां पॉइंट, जीवन चक्र। तो जीवन चक्र से आपको पता चल रहा होगा, लाइफ साइकिल लिखा है कि प्रत्येक जीवधारी जब इस प्रकृति में, इस नेचर पे आता है तो उसका एक समय निश्चित होता है जिसको हम जीवन चक्र कहते हैं। मतलब कि कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे जन्म होता है किसी भी जीव का या किसी भी पौधे का जन्म होता है, फिर वो वयस्क होता है, फिर उसके बाद क्या होगा? वो जनन करेगा, वयस्क होने के बाद अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, और फिर एक अवस्था आएगी जिसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं, और वृद्धावस्था के बाद फिर लास्ट में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। समझ में आ रहा? भाई कोई भी जीव है वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वयस्क होता है, और वयस्क होने के बाद वो रिप्रोडक्शंस करता है जिससे कि उसकी प्रजाति बने रहे, है ना? वो तो चला जाएगा लेकिन वो अपनी कुछ प्रजाति, अपने कुछ वंश छोड़ जाती है जिससे पता चले कि ये उस कुल का है ना? उसके कुछ लक्षण मिले जिससे हम कह सकें कि जो ये लाइफ साइकिल है ये इस प्रजाति की है। तो वो क्या करता है? अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जनन करता है। जन्म, वयस्क हुआ,
उसके बाद फिर एक अवस्था आती है वृद्धावस्था, और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को, इस सारे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं जीवन चक्र या लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसको देखते हैं किस तरह हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुभव करते हैं। एक निश्चित, ये बस यही इतना प्रोसेस होगा और इससे ज़्यादा इस जीवन चक्र में कुछ नहीं होगा। किताब में पढ़ोगे आपको बहुत सारा मिलेगा, तो इसमें सिर्फ आपको यही इतना लिखना है, यही सारी प्रोसेस इस जीवन चक्र में आपको लिखना है। तो क्या लिखना है कि सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुभव करते हैं। उनका जन्म होता है, जन्म के बाद वो वयस्क होते हैं, विकसित होते हैं और प्रजनन करते हैं। प्रजनन के बाद फिर वृद्धावस्था आती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब उस जीव की, जीवधारी की मृत्यु हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि अतः जीवों के क्रमबद्ध रूप से विविध क्रियाएं, ये जो विविध क्रियाएं हो रही हैं वही क्या है, उसी को हम सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं। तो आपने पढ़ लिया, 5 लक्षण जीवधारियों के पढ़ लिए, जिससे कि आपको पता चल गया कि जीवधारियों के लक्षण क्या होते हैं, और ये भी एक क्या है, विशिष्ट लक्षण है। क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है जीवधारी का। इसके आगे जो भी पॉइंट बचे हैं वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। ये 5 पॉइंट हो गए आपके, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है। पहला पढ़ा है वृद्धि, दूसरा पढ़ा है जनन, तीसरा पढ़ा है उपापचय, और चौथा पढ़ा है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता एवं अनुकूलता। और 5वां पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये 5 पॉइंट मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। तो आज के लिए बच्चों बस सिर्फ इतना ही है। जो भी आपके समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।